सफर में यारों की है खोज, खुशबुओं का शहर है और खुशबू सी खबर है, मिलके चले हैं जैसे गंगा की मौज। 90.4 ये है वॉइस ऑफ कन्नौज, 90.4 ये है वॉइस ऑफ कन्नौज, 90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की। आवाज दिल की वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी का स्वागत है। कन्नौज का पहला और आपका अपना रेडियो स्टेशन। मौसम बदल रहा है, देख रहे हैं ना आप मौसम की तब्दीली किस तरीके से हो रही है, कैसे धीरे धीरे करके गर्मी अपने आप बारिश की आगोश में, और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि सुबह और शाम एक हल्की सी धुंध आपको दिखती होगी। ये इशारा है कि मौसम धीरे धीरे तब्दील हो रहा है, और इस तब्दील होते हुए मौसम में हम भी अपने आप को तब्दील कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, खान पान को लेकर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम मौसम के हिसाब से खाते हैं। हम अपने शरीर की सुरक्षा मौसम के हिसाब से करते हैं, और कहीं ना कहीं शरीर के साथ साथ, यानी कि जब हम अपने शरीर की सुरक्षा करते हैं तो हम अपने तन और मन का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम तन के स्वस्थ रहने की बात करते हैं उसमें सबसे बड़ा पहलू आता है मन का भी, और जाहिर सी बात है हम इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। जबकि मन पर ध्यान देना, यानी कि अपने दिलो दिमाग को सुकून में रखना, शांति में रखना, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन इस भागती दौड़ती जीवन शैली में ऐसा हम कर पाने में अक्षम रहते हैं। लेकिन वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज की ये कोशिश होती है कि हम आप लोगों को संगीत के साथ साथ वो सूचनाएं भी प्रदान करें जो आपके दिलो दिमाग को सुकून पहुंचाए, आपके मन मस्तिष्क को आराम दे, और हाँ, आप एक अच्छा जीवन, यानी कि अच्छी जो आपकी दिनचर्या है उसमें हमारा योगदान हो सके। और इस लिहाज से आज का वक्त बहुत ज़बरदस्त है। आज का दिन, जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आज की तारीख नोट कर लीजिए, यानी कि आज की जो तारीख बार बार हम जिसका जिक्र कर रहे थे आपको, वो वक्त भी आ पहुंचा है, क्योंकि जिसको लेकर हम लगातार पिछले 2 दिनों से प्रचार कर रहे हैं कि आज की तारीख नोट कर लीजिए, तो आज की तारीख, आज का वक्त, वो लम्हा, वो पल, वो क्षण अब आ चुका है जिसके लिए लगातार हम आपसे कह रहे थे कि आज की तारीख नोट कर लीजिए। तो जी हाँ, हम स्वागत करते हैं हमारे साथ इस समय वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है श्रीमान लोकेश वरुण जी, जो कि एडीजे फर्स्ट हैं और साथ ही साथ नोडल ऑफिसर हैं लोक अदालत के। बहुत बहुत स्वागत है लोकेश जी आपका। धन्यवाद, वॉइस ऑफ कन्नौज का बहुत बहुत। और दूसरी एक बड़ी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, और आप इनसे पहले भी मुखातिब हो चुके हैं। हमारे जो तमाम श्रोता इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो इस आवाज़ को भी पहचानते हैं और इस नाम से भी अच्छे खासी तरीके से परिचित हो चुके हैं। श्रीमती लवली जायसवाल जी हैं, जो कि सचिव हैं जिला विधिक प्राधिकरण सेवा की। लवली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मनीष जी। और वॉइस ऑफ कन्नौज हमारा रेडियो स्टेशन, आपका रेडियो स्टेशन। जो आपने ये इमोशनल कनेक्टिविटी का जो आपने मुजाहरा अभी किया है, वाकई ये दिल को छूने वाला था। और हम लोग जिस समाज सेवा के काम में लगे हुए हैं, निश्चित तौर पर कई बार हमारे 8 घंटे की जो ड्यूटी होती है, इसके अतिरिक्त हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम उसको सेवा की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि नौकरी आप 8 घंटे करते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप कुछ भी करते हैं, और ये जो आप आज स्टूडियो में है, इसका बहुत ही मौजू एक तरीके से एक रीज़न है, एक कारण है। और कारण इसलिए है कि बहुत सारे लोग, लगभग 14 से 15 लाख की आबादी में हमारा ये रेडियो स्टेशन उतने लोगों तक पहुंच रहा है, और इतने लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि न्यायिक प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते हैं, और वो कई बार इधर उधर चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन शायद मुझे लगता है ये कि परमात्मा की आशीर्वाद है कि वॉइस ऑफ कन्नौज आपसे जुड़ रहा है, और आप लगातार वॉइस ऑफ कन्नौज से जुड़ रहे हैं, जिसके चलते पहले भी हमने 2 बड़े कार्यक्रम किए हैं लोक अदालत को लेकर, और आज एक बार फिर से ये मौका आ गया है कि हम लोक अदालत को लेकर बात करने जा रहे हैं। लोकेश जी, सबसे पहले तो हम आपसे शुरुआत करेंगे। थोड़ी बहुत जानकारी तो हमको भी हो गई लगातार आपसे बात करते हुए कि लोक अदालत क्यों है, कैसे है, लेकिन इस बार जो आप लोक अदालत 14 तारीख यानी कि 14 सितंबर 2024 को जो लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, दिन शनिवार है और सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, इसमें वो कौन कौन सी खास चीज़ें हैं जिसके ऊपर
विशेष फोकस रहेगा, यानी कि आपने कुछ गोल सेट किए होंगे, कुछ टारगेट सेट किए होंगे कि नहीं इस बार लोक अदालत में इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, पिछली कुछ आपकी कंपेटिटिव स्टडी रही होगी, उस आधार पर बताएं इस बार लोक अदालत में खास क्या है। जी मनीष जी, जैसा आप 2-3 कार्यक्रम आपने बताया कि आप राष्ट्रीय लोक अदालत का कर चुके हैं, और राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आप जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में होता है। प्रत्येक प्रदेश में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण काम करता है और प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण काम करता है। तो जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अति विद्वान न्यायमूर्तिगण ने सपना देखा कि इस देश में तमाम लोग अनपढ़ हैं, नहीं जानते, छोटे छोटे मामलों में सालों धक्के खाते हैं, तो प्रत्येक लोक अदालत में कोई ना कोई विषय इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी न किसी प्रकार से जो लंबित मामलों में टारगेट्स कर हम कैटेगराइज कर धीरे धीरे मामलों को निपटाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ही लोक अदालत में सारे मामले समझौते से नहीं तय किए जा सकते। बिल्कुल। जैसे जैसे इस कार्यक्रम की उम्र बढ़ रही है तो आप जैसे लोगों के माध्यम से जी इसकी जानकारी देश प्रदेश में बहुत तेजी से फैल रही है और लोग स्वीकार कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को जी। और इसका असली ऑब्जेक्ट ये है कि लोग समझौते से, प्रेम व्यवहार से अपने मामलों को निपटाकर देश में शांति व्यवस्था बनाए रखें। तो इस बार, पिछली बार जैसे मोटर एक्सीडेंट के मामले जो चालान थे उस पर बड़ा जोर था, इस बार बैंकिंग्स के मामले पिछली बार हमने टेकअप किए, इस बार फिर बैंकिंग्स में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के मामले होते हैं, एनपीए के मामले हैं, और उसमें रिकवरी भी जारी हो जाती है तो भी प्राप्त नहीं होता बैंक को, और सरकार का एक लंबे बड़े अमाउंट का नुकसान होता है लंबे समय तक, समय, संसाधन, सामर्थ्य तीनों ही जाया होता है। बड़ा जोर है और हमारी जो सचिव साहिबा हैं उन्होंने इस पर बड़ा जोर दिया। मीटिंग्स में शासन को, प्रशासन को निर्देशित किया गया, बैंकर्स को निर्देशित किया गया, स्पेशल ड्राइव्स भी चलवाने के लिए निर्देशित किया गया, उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, आपने अभी नाम लिया सचिव महोदया का, तो निश्चित तौर पर हम उनसे मुखातिब होना ज़रूरी समझते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आप सचिव हैं और नोडल ऑफिसर, जाहिर सी बात है उनके ऊपर भी उत्तरदायित्व है, लेकिन जाहिर सी बात है आप लोग कुछ ना कुछ क्लासिफाइड करते होंगे कि हमारा ये काम या हमारा ये काम। जिन चीज़ों से आप रूबरू हो रहे हैं, 2-4 हो रहे हैं, जो आपकी फाइंडिंग्स आ रही होंगी, उसमें आपने क्या पाया कि मुश्किलें कहाँ पर आती हैं? सर ने खास क्या है बताया, लेकिन मुश्किलें कहाँ पर आती हैं? मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें जो हर्डल के रूप में आपके सामने आ रही है, जिसके चलते शायद जो अपेक्षाकृत परिणाम मिलना चाहिए उससे कहीं हम दूर हो जाते हैं, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं? वो हर्डल्स क्या है? मनीष जी, जो मुझे हर्डल्स समझ में आ रहे हैं, जो लगातार मैं पिछले 1.5 साल से सचिव हूँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की, और लगातार ये लोक अदालत का और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कामों का जो मैं लगातार प्रचार प्रसार कर रही हूँ, और जो मुझे देखने को मिला, लोगों की जो परेशानी मैंने देखी कि जिस विभाग से संबंधित उनकी परेशानी है, उन्हें ये सही से ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि मेरी समस्या का समाधान होना कहाँ है। प्राधिकरण द्वारा उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, उन्हें ये बताया जा रहा है कि आपकी किसी भी तरीके की आपकी अगर समस्या है, आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको ये बताने में हेल्प करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान किस प्लेटफॉर्म से होना है। बट उसके बाद भी लोगों को हम इसको चाहे हम अशिक्षा की वजह से कह लें, या हमारे इतने जानकारी देने के बावजूद जो एक शब्द, एक सेंटेंस हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं, लकीर के फ़कीर होने वाली बात, कि लोगों को लगता है कि नहीं, जब तक जज साहब सामने रूबरू होकर के हमसे बात नहीं करेंगे तब तक हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो ये एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि भाई हमारे प्राधिकरण के इतने सारे PLVs हैं जिन्हें हम पैरालीगल वॉलंटियर्स कहते हैं, जिनके माध्यम से हम ये जागरूकता फैलाने के काम करते रहते हैं, तो उनको जो पब्लिक है वो उस फुटिंग पर नहीं समझती जिस फुटिंग पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई, वो एक जज साहब को समझ रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये तो जज साहब है नहीं, हाँ, ये जो हमें हमारी समस्या का समाधान बता रहे हैं, हो सकता है ये बात आपने एक तो मैं ऐसी मानसिकता है, सही बात है। ये मेरा बताने आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगी कि हमारे प्राधिकरण के जो पैनल लॉयर्स हैं, हमने एक टीम बना रखी है अधिवक्ताओं की जो निःशुल्क सेवा देने का काम करते हैं। हमने एक टीम बना रखी है जिसे लीगल डिफेंस काउंसिल्स कहते हैं। वो उन बचाव पक्ष को, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी मामले में अभियुक्त बना दिया गया है जी, और उसे पता है उसकी कोई गलती नहीं है या उसकी गलती है भी,
उसके परिवार में ऐसा कोई नहीं है जो उसके मुकदमे को लड़ पाएगा, या उसका कोई, लोग तो हैं लेकिन लोगों ने कहा तुमने गलती की है, मैं तुम्हारे लिए कोई पैरोकारी नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे न्यायालय में नहीं खड़ा हूंगा। तो हमने ऐसे लोगों के लिए भी अपना एक पैनल तैयार कर रखा है कि भाई अगर आप अभियुक्त हैं, आपको जेल भेज दिया गया है, तो आप ये मत सोचिए कि अब आप जेल में बंद हो गए तो बाहरी दुनिया में आपके लिए कोई नहीं है। जिसका कोई नहीं है उसका प्राधिकरण है। अरे वाह, ये बात मैं समझाना चाहती हूँ। चलिए, इसी नोट पे मुझे लगता है कि एक गीत सुनते हैं, क्योंकि आपने कहा है ना कि जिसका कोई नहीं है उसका प्राधिकरण है। मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वाकई प्राधिकरण मत बोलिए, कि कहते हैं ना कि डॉक्टर भगवान की तुलना में होते हैं, लेकिन जो जेल में बंद है, जिसके चारों तरफ अंधेरा छा रहा है, वो अपनी कैसी सेवाएं लें, तो उसके लिए प्राधिकरण। आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक गीत सुनते हैं और गीत सुनने के बाद दोबारा आते हैं, क्योंकि सूचनाओं के साथ साथ संगीत, ये हमेशा हमारा उद्देश्य रहा है। कोई भी कार्यक्रम हम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो सूचनाओं के साथ संगीत। और वॉइस ऑफ कन्नौज पर लगातार हमारे जो श्रोता बने हुए हैं वो उनको हम बता देते हैं एक बार फिर से। लोकेश वरुण जी हमारे साथ मौजूद हैं, एडीजे फर्स्ट जो कि नोडल ऑफिसर हैं लोक अदालत के, और साथ ही साथ श्रीमती लवली जायसवाल जी मौजूद हैं जो कि सचिव हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की। और हम बात कर रहे हैं कि जिसका कोई नहीं है, जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल अभी मैडम ने किया कि जिसका कोई नहीं है और जो बहुत लीगल संकट में, झंझट में फंसा हुआ है, उसका प्राधिकरण है। तो जैसा आप लगातार सुन रहे हैं, अभी एक अच्छा सा गीत आपने सुना। और वाकई जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें ना तो निराश होना है, ना हमें हताश होना है, बल्कि कहते भी है ना कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई खिड़की, कहीं ना कहीं कोई रोशनदान, कहीं ना कहीं कोई झरोखा ज़रूर खुला होता है। बस हमें निगाहें ऊपर करनी होती हैं। और ठीक यही बात अभी कुछ देर पहले, इस गीत से पहले, श्रीमती लवली जायसवाल जी ने कही। उन्होंने कहा कि जिनका कोई नहीं है, कानूनी तौर पर जो निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं, या भाई जेल चले गए, अब क्या किया जाए, तो ऐसे लोगों के लिए भी प्राधिकरण है। और ये बहुत बड़ी बात अभी लवली जी ने कही। लोकेश वरुण जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, एडीजे फर्स्ट हैं, और हम बात कर रहे हैं लोक अदालत को लेकर। लोकेश जी, एक बहुत ही, चूँकि हमारा जो एरिया है, हम लगातार इस बात को सबसे कहते हैं कि हम जिस जगह बैठे हुए, जहाँ पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारी तादाद ऐसी है जो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, और जो बहुत सारे लिटिगेशंस को, बहुत सारे लीगल लिटिगेशन को, टर्मिनोलॉजी को नहीं समझते हैं। वो लोग जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, हम आपके माध्यम से ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि ये लोक अदालत में कैसे कैसे मामले आते हैं, कहाँ कहाँ से मामले आते हैं। इन मामलों को लाने के लिए एक जो किसान है, जो गांव का मजदूर है, वो किसी झंझट में कुछ फंसा हुआ रोज़ भाग रहा है, तो जरा उसके लिहाज से आप हमें बताएं कि कैसे मामले हैं, किस तरह के आते हैं, और क्या करना पड़ता है किसी भी एक वादी को। जी मनीष जी, जो राष्ट्रीय लोक अदालत का मतलब होता है पब्लिक की अदालत, जहां पब्लिक आपस में बैठकर बातचीत करके अपने मामले निपटा ले। न्यायालय का जो उसमें कार्य होता है, उस मामले को न्यायालय एविडेंस के या गवाही के आधार पर तय नहीं करती। न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्य होता है कि वो फैसिलिटी प्रोवाइड करना, वो माहौल तैयार करना, ताकि लोग अपने उन मामलों को आपस में निपटा पाए जो समझौते के आधार पर तय की जा सकते हैं। जैसे फौजदारी के वो मामले जो गंभीर नहीं हैं, गंभीर मामलों का निपटारा जिसको कानून परमिट नहीं करता कि समझौते से डिसाइड किए जा सके, वे सभी छोटे लघुवाद, आपराधिक वाद, सारे के सारे मामले इसमें डिसाइड किए जा सकते हैं। और ऐसे मामलों को डिसाइड होने के बाद ना इनकी अपील होगी। अगर समझौते से निपटता है तो जो कोर्ट फीस उन्होंने जमा की है वो भी उन्हें वापस हो जाएगी। इसके अलावा दीवानी के, जमीन जायदाद से संबंधित या अन्य दीवानी के मामले या छोटे छोटे फाइनों से संबंधित मामले, वे समस्त प्रकार के मामले इन अदालतों के माध्यम से निपटाए जा सकते हैं। अगर आप इस जनपद के तमाम ग्रामीण आंचल से आने वाले लोगों को ये सुन रहे हैं, अगर उनके कोई मामले ऐसे लंबित हैं तो वो स्वतंत्र हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का ऑफिस प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 10 से 5 तक खुलता है। वे वहां संपर्क कर सकते हैं। वहां पैरालीगल वॉलंटियर्स भी हैं। अपना मामला अगर उनको समझ में नहीं आया तो वहां फैसिलिटेटर बैठते हैं, सीधा सचिव साहब से भी मिल सकते हैं, अपनी समस्या रख सकते हैं और उनको गाइडेंस प्रॉपर दी जाएगी और उनको बताया जाएगा कि मामला कैसे तय उनका होगा। तो ये बड़ा सरल उपाय है। चूंकि कानून की जानकारी नहीं होती, ग्रामीण अंचल के लोग
समझ नहीं पाते, इसलिए कई बार घबराते हैं कचहरी आने से और अनावश्यक रूप से दसियों साल तक दौड़ भाग करते हैं। इसके अलावा इसका एक और प्रयोजन होता है जी। ये तो वो मामले जो लंबित हैं, जो मामले लंबित नहीं है और विवाद होने की संभावना है, उनको भी साधारण एक प्रार्थना पत्र वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आकर प्री लिटिगेशन प्रार्थना पत्र देकर अपने मामले को तय करा सकते हैं। प्री लिटिगेशन का मतलब होता है कि हम कानूनी प्रक्रिया में जाने से पहले ही मात्र एक पेज के प्रार्थना पत्र से अपनी समस्याओं का निपटारा कर लें। चूंकि तमाम लोग कानून नहीं जानते और उस स्थिति में कंफ्यूजन में रहते हैं, तो जब इस न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा व्यक्ति या तो जुडिशियल ऑफिसर न्यायिक अधिकारी या पैनल लॉयर्स या अन्य जो पीएलवी है वो जुड़े व्यक्ति जब उन्हें बताते हैं तो उनकी बातों पर विश्वास करते हैं, तो वो मामले भी निपटा दिए जाते हैं जो मामले अभी कोर्ट में नहीं आए हैं। वाकई ये जो आप जो बता रहे हो और जितने भी लोग इस वक्त हमारे तमाम जो श्रोता सुन रहे होंगे वो इस बात को समझे कि बहुत ही सरल प्रक्रिया है। बस ये है, इतना तो आपको करना होगा कि आपको अपने घर से निकलकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दफ्तर आना होगा। जी। उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि आपकी चिंता खत्म हो जाती है, क्योंकि जहाँ चिंता आपने अपने जो आपके पैरा वॉलंटियर्स है, जो न्यायिक जो वहाँ पे लगे हुए सेवा में जो कर्मचारी हैं, उन लोगों को जब आप बताएंगे तो उसके बाद मुझे लगता है कि मोर देन 50% समस्या आपकी सुलझेगी और उसके बाद में वहाँ पे आपको समाधान मिलेगा। लवली मैम, एक चीज़ ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे, जो इस बार के आपने पंपलेट छपवाए हैं, जो चीज़ें हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तकनीक का कैसे इस्तेमाल कर रहा है इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए, निराकरण के लिए, और लोक अदालत और अच्छी तरीके से इफेक्टिवली काम कर पाएँ, तो किस तरीके से आप तकनीक की मदद ले रही हैं? मनीष जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगी सबको कि आप जानते हैं कि ये समय डिजिटल समय है जी, और आप बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, ये चाहते हैं कि हमें अगर बिना कहीं गए हमारे बिजली के बिल भुगतान हो जाएं, हमारे पानी के बिल हैं वो भुगतान हो जाएं, हमारा टेलीफोन बिल भुगतान हो जाए। और आपने देखा होगा कि कई सारी जो गूगल पे एंड पेटीएम टाइप की जो ये छोटी छोटी कंपनीज हैं, ये हमें ऑफर देते हैं कि भाई आप अपने बिजली का बिल भुगतान कर लें, पानी का बिल भुगतान कर लें, आप अपना गैस कनेक्शन बुक करा लें, है ना। इसी तरीके से हम भी ऑफर लेकर आए। अरे वाह, वेरी गुड। कि आप घर बैठे अगर आप चाहते हैं, आपकी गाड़ी का चालान हो गया है और आप बैठे हैं किसी दूर देश में, किसी दूर राज्य में, किसी दूर जिले में, और आप ये चाहते हैं कि भाई मुझे उस जिले तक, उस राज्य तक जाना ना पड़े और मैं अपने चालान का डिस्पोजल भी करा लूं, मैं अपनी जो भी जुर्माना धनराशि मुझ पर लगाई गई वो मैं अदा कर दूं, तो आपको कुछ आधिकारिक वेबसाइट हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए और उसके माध्यम से आप घर बैठे भी अपने चालान को या अपने जो छोटे मोटे आपके कुछ ऐसे जो छोटे आपराधिक मामले जिसकी अभी सर ने बात करी थी कि ऐसे मामले जिनमें सिर्फ जुर्माने की ही सजा है कि आपको जुर्माना न्यायालय लगाती है, उसको भी आप किस तरीके से हमारा एक सरल जुर्माना जमा योजना चलती है, जिसमें कि हमने जो हमारी भारतीय स्टेट बैंक है, जिसमें कि हमने उसको पावर ज्योति अकाउंट कहते हैं, उसमें हमने एक अकाउंट खुलवा रखा है और उस अकाउंट में आप कैसे अपने ये छोटे छोटे मामलों के जो जुर्माना राशि जो है उसमें आप जमा करके और आप अपने घर बैठे सुकून आप वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपने जो चालान है, आपने जो चालान आपने जब उस ऐप को, आपको करना क्या होगा, यूट्यूब से आप उस ऐप को या उस वेबसाइट को आप डाउनलोड करिए, उसमें दिए गए निर्देशों का आप पालन करते जाइए कि वो जैसे जैसे बताते हैं कि भाई आप अपने आगे बढ़िए जो भी हाँ व्यू चालान करिए। आपने जैसे ही अपनी गाड़ी का नंबर डाला, जैसे मैं आपको एक वेबसाइट बताती हूँ जो एम परिवहन एप्लीकेशन है। आप जब उस एम परिवहन एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड कर लेते हैं और आप जब उसको क्लिक करते हैं तो उस पे आता है कि आप अपने वाहन नंबर को डालें और आप जैसे ही अपना वाहन नंबर डालते हैं तो वो आपने विगत जितने भी समय में जितने भी बार आपने रेड लाइट जंप करी होगी, आपने यातायात के नियमों का किसी भी प्रकार से आपने अगर अवहेलना करी है और आपका चालान कटा है, तो वो पूरा आपको लिस्ट खोल के दे देगा। आपकी कहते हैं ना
आपकी गाड़ी की कुंडली खोल कुंडली गाड़ी की कुंडली, मतलब गाड़ी ने कहाँ कहाँ बदमाशी करी है, कहाँ वो कुंडली जी। खोल देगा कि भाई जी। ये है, इन तारीखों का आपका चालान हो रखा है। राइट। और ऐसा भी नहीं है कि वो आपसे सारे चालान एक साथ पे करने के लिए बात करेगा। आप जिस डेट का चालान जमा करना चाहते हैं, आप उस डेट के चालान पर क्लिक करेंगे, वो अमाउंट आपको बताएगा कि भाई इतना अमाउंट है आपका। और अगर आप चाहेंगे कि अब मैं इसको ऑनलाइन पे करूं, तो वो आपसे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पूछेगा। अच्छा, जो एम जिस- परिवहन पे जी। या जो हमारी आरसी जिस- में जो हमारा रजिस्टर्ड जी, नंबर होगा जिस वो, हाँ, जो आपने ऐप में आपने डाउन registered नंबर डाला कर होगा, रखा है, हाँ, ठीक है। आप जैसे उस नंबर को रजिस्टर्ड करेंगे, वो आपको एक ओटीपी देगा। आप जब उस ओटीपी को जैसे आप डालेंगे, तो वेरीफाई हो गया। वो आपको वेरीफाई कर देगा और आपके आगे आपकी चालान धनराशि ओपन होगी। और जैसे आप उस नंबर को, जो अपना अमाउंट है उसको आप क्लिक करेंगे, वो ले जाएगा आपको यूपी, हमारा जो उत्तर प्रदेश का राजकोष है, हाँ, वो वहां से वो लिंक्ड है। और Okay. आपने जैसे ही चालान जमा किया, हाँ। तो वो सीधे हम भी आपसे पैसा लेंगे, आपसे जुर्माना लेंगे, तो वो हम सीधे राजकोष कोषागार में जमा चला करेंगे। गया, एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली हम- कोषागार में चला हाँ, गया पैसा। हम ले रहे हैं, तो हमने उसको भाई मैनुअली भेजा। हाँ। यहाँ आपने Direct। इलेक्ट्रॉनिक तौर पे ही वो पैसा डायरेक्ट जहाँ जिसका था, सरकार का था, भाई सरकार ने ले लिया आपसे। बहुत और अच्छा। घर उसके बैठे बाद में उसकी कोई हमारे पास रसीद भी आ जाएगी हाँ वहीं जी, पे, वो तुरंत ऑनलाइन ही, हाँ, आप कि ऑनलाइन आपका ही सबमिट हो गया हाँ जी, सक्सेसफुली। हाँ जी। केस अब डिस्पोज हो जाएगा। उसमें लिख कर आ जाता है, योर चालान हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ। वेरी गुड। आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आपने इतनी अच्छी तरीके से और बहुत समय देके आपने ये पूरी प्रोसेस बताया, और वाकई जो हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं कि आपके जो भी चालान हैं उनका जल्द से जल्द आप निस्तारण कर सकते हैं। और अगर कहीं आपकी गाड़ी कहीं बाहर है, कहीं बाहर आपके साथ में कहीं कुछ ऐसा हो रहा है कि आपने रेड लाइट जंप की है, तो भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। एक चीज़ जो हम आगे बढ़ें, वरुण जी, हम अगला गीत सुने उससे पहले एक संक्षेप में हम जरा जरूर आपसे सवाल करना चाहेंगे। आपने बैंक को लेकर बोला हुआ था कि सबसे ज़्यादा जोर इस बार बैंक को लेकर है, तो सबसे पहले तो ये हमें ज़रूर जानना पड़ेगा कि बैंक के ये मामले क्यों इतने बढ़ जाते हैं। आपके समक्ष जो मामले आ रहे हैं लोक अदालत में बैंक को लेकर, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम का रेशियो है कि क्यों इतने ज़्यादा बैंक के मामले जो हैं वो डिस्पोज नहीं हो पाते हैं या बढ़ जाते हैं, आपकी अपनी फाइंडिंग्स क्या है इसको लेकर? देखिए मनीष जी, ये जो बैंक के मैटर्स हैं जो लोक अदालत में टेकअप होते हैं, वो जनरली वो मैटर्स हैं जो डायरेक्टली कोर्ट के सामने पेंडिंग नहीं है। ये मामले छोटे छोटे जो ऋण लोग लेते हैं, किसान लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, उनको समय रहते उसका भुगतान नहीं किया जाता। एक लंबे समय तक जब भुगतान नहीं होता, तो बैंक्स की पॉलिसी के तहत, हर बैंक की अपनी पॉलिसी है एनपीए के रिगार्डिंग, उनको एनपीए अकाउंट में डाल दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसका मतलब जो बैंक की इकोनॉमी है उसमें उसका अब परफॉर्मेंस नहीं है। उस पर बैंकर्स की पॉलिसी बनती है कि लोक अदालत, स्पेशल लोक अदालत भी लगाई जाती है, उनके माध्यम से कुछ छूट देकर उसका भुगतान करा दिया जाए। तो यही प्रचार प्रसार किया जाता है कि लोग उस ऋण से मुक्त हो जाए, उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले लें। ये मामले हैं। इसके अलग जैसे सभी मामलों को हम टेकअप करते हैं, ऐसा नहीं है कि मात्र बैंक के मामले ही पर लोक अदालत ध्यान देती है। जैसे वैवाहिक मामले हैं, आप देखते हैं कि समाज में वैवाहिक मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। हाँ, ये एक चिंता का विषय भी है, ये एक सामाजिक विषय भी है और चिंता का विषय भी है। तो ये प्रयास रहता है परिवार, इसीलिए परिवार न्यायालयों का गठन हुआ कि जब इतनी तादाद से बढ़ रहे थे मामले, तो परिवार न्यायालयों का गठन, परिवार न्यायालय एक्ट बना, अधिनियम बना, और ये न्यायालय बनाई गई पूरे देश में जी। और इस लोक अदालत के माध्यम से पत्नी और पति के मध्य जो वैवाहिक पारिवारिक मामले हैं, उनमें समझौता कराकर कोशिश करते हैं कि जो परिवार बच सकते हैं, ताकि उनके बच्चों का जीवन खराब ना हो, तो उन परिवारों को समझाकर बैठाया जाए। अच्छा, इस बात पर भी मैं आऊंगा, क्योंकि पारिवारिक न्यायालय और इधर लोक अदालत, पारिवारिक न्यायालय में चीजें चल रही हैं या उनके बीच में कोई समझौते की, सुलह समझौते की बात चल रही है, और लोक अदालत में फिर वो उसको कैसे टेकअप करते हैं, इस थोड़ी सी निटी-गिटी को हम समझने की कोशिश करेंगे। एक गीत सुनते हैं और गीत के बाद में तुरंत लौट कर आते हैं, और फिर खास तौर से इस विषय को हम जरा लेकर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे श्रोता जो इस वक्त हमें सुन रहे होंगे
इसको लेकर कई सारे सवाल हैं कि लोक अदालत में एक दिन में आप कैसे कोई व्यक्ति जो कि लगातार पिछले काफी समय से उनके बीच में विवाद बना हुआ है, सालों की झंझट को आप एक दिन में कैसे कर लेंगे, और फिर अगर एक दिन में नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या आगे का प्रोसेस क्या होता है, इसको लेकर हम जरूर आपसे बात करेंगे। तो जैसा हम आपसे लगातार कह रहे हैं कि जब गीत संगीत हम सुनते हैं ना, तो कुछ देर के लिए हम खो जाते हैं, क्योंकि हम उस गीत के माध्यम से, सुर और साज के माध्यम से उस दुनिया में पहुंचते हैं जहां हमें सुकून मिलता है। और वैसे हम आपको इस दुनिया में ही सुकून देने की कोशिश कर रहे हैं, बशर्ते कि आप सुकून लेना चाहें, क्योंकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोर दे देकर गांव-गांव जाकर अपने वॉलंटियर्स के माध्यम से वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज़ इस रेडियो के माध्यम से लगातार आपको ये पैगाम दे रहा है कि अपने ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं, तो जनाब काहे की लड़ाई और काहे का झगड़ा। ज़िंदगी कुछ दिनों की मेहमान होती है, तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, कौन सा वक्त आखिरी हो ये हमें भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। लेकिन जितने दिनों की ज़िंदगी है, कोशिश करिए कि हम लोग इसको सुकून से गुजारें। थोड़ा सा हम झुकते हैं, थोड़ा सा वो झुकें, थोड़ा सा हम उनकी बात मानते हैं, थोड़ा सा वो हमारी बात माने, और बीच में हमारे साथ जो लोग इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए, हमारी मदद करने के लिए बैठे हैं, उनका तजुर्बा बहुत ज़बरदस्त है और वो इस बात को मानते हैं कि थोड़ा थोड़ा होता है, बस सिर्फ थोड़ा थोड़ा, और उस थोड़े थोड़े में बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसलिए थोड़े थोड़े को ही हम समेटते चले। हमारे साथ में लगातार लोकेश वरुण जी हैं, जो कि एडीजे फर्स्ट हैं और नोडल ऑफिसर हैं लोक अदालत के, श्रीमती लवली जायसवाल जी हैं, जो कि सचिव हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की। और इस गीत पर जाने से पहले हमने एक सवाल पर ये छोड़ा था, क्योंकि वो जवाब लोकेश जी को देना था कि भाई जो मामले काफ़ी सालों के हैं, एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते हैं, पिछले कई सालों से शायद वो एक दूसरे के साथ कभी बैठे नहीं होंगे, और आप उनसे कहें कि आप एक दिन में आएंगे लोक अदालत में और हमारे पास कोई जादू की छड़ी और हम घुमाएंगे और आपका मन परिवर्तित होगा और आप साथ रहने लगेंगे। क्या ऐसा है क्या लोकेश जी? कोई जादू की छड़ी आप रखे हुए हैं क्या? नहीं मनीष जी, ऐसी कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। एक प्रक्रिया है, प्रत्येक न्यायालय ये ध्यान रखती है कि उनके न्यायालय में लंबित मामले कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिसमें समझौता कराया जा सकता है, और माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और सालसा नालसा की गाइडलाइंस के तहत वो प्रतिबद्ध है कि ऐसे मामलों को चिन्हित करके संदर्भित कर दे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मीडिएटर्स की व्यवस्था है, और इवन फैमिली कोर्ट्स की जब हम बात करें मैटर्स की, तो प्रत्येक फैमिली कोर्ट में भी कुछ मीडिएटर्स, काउंसलर्स, फैमिली कोर्ट काउंसलर्स अपॉइंट किए गए हैं, जिनकी ड्यूटी है कि ऐसे मामलों को ट्रायल पर जाने से पहले समझौते कराने का प्रयास करें, और वो करते हैं। और उसके लिए प्री ट्रायल की व्यवस्था प्रत्येक लोक अदालत से पहले भी होती है। मीडिएटर्स हमेशा रेगुलर सिटिंग उनकी रहती है, और पार्टियों को करीब लाते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करते हुए, जो उनका अहम है, जो इनको विवादों को बढ़ाए है, उसको निपटाने का प्रयास करते हुए समझाते हैं, और उनमें से तमाम ये सफलताएं देखने को मिलती है। तमाम मामले लोक अदालत से पहले भी निपट जाते हैं समझौते से, और कुछ लोक अदालत तक निपट जाते हैं। और ऐसा देखा गया है कि पारिवारिक मामलों में कि राष्ट्रीय लोक अदालत के दिवस पर तो तमाम जो कपल हैं वो खुशी खुशी अपने घर उनको विदा भी किया जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लवली मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगी? जैसे हमने बोला है कि प्री सीटिंग की कोई व्यवस्था है क्या, और है तो कहाँ कहाँ है, किस किस स्तर पर है, और लोक अदालत में जब ये मामला आता है तो क्या उसके पहले भी काफ़ी कुछ मामला पक गया होता है कि अब जब आ रहे हैं तो कुछ फाइनल कंक्लूजन आज निकल जाएगा? इसके बारे में जो थोड़ा सा आप भी कुछ बताएं। देखिए मनीष जी, आपने जो एक बात कही, बिल्कुल बहुत सही बात कही कि एक दिन में सालों से चल रहे विवाद को एक दिन में ख़त्म कर पाना आसान नहीं होता। इसके लिए हमारी भी तैयारी होती है और पार्टीज़ की भी तैयारी होती है। हमारी तैयारी यूँ होती है कि हम उस फाइनल डेट के आने से पहले हम प्री ट्रायल्स करते हैं, प्री सिटिंग बैठक करते हैं। जस्ट लाइक कि शादी वाले दिन से पहले शादी में क्या क्या काम करने हैं उसकी सारी तैयारी पहले से हो जाती है कि हम सारी खरीदारी कर लेते हैं, हम सगाई कर लेते हैं, हम बहुत सारे काम कर लेते हैं, और उस दिन सिर्फ बरातानी बाकी रहती है। तो बस यही लोक अदालत की स्थिति है हमारी कि हमने इतना काम कर लिया, सारा कुछ काम कर लिया। हमारे हर स्तर पर, हमारे प्रत्येक न्यायालय जिसके यहाँ वो मामले हैं जिसमें कि सुलह समझौते के आधार पर वो मामले डिसाइड हो सकते हैं, उसमें हम दोनों पक्षकारों को कम से कम दो बार
नोटिस देते हैं इस बात की कि भाई इस तारीख को जो लोक अदालत होनी है, आपका मामला ऐसा है जो कि सुलह समझौते से निस्तारित किया जा सकता है, तो आप आइए, हम आपको एक टेबल चेयर देंगे, आप दोनों जो अभी तक एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, हम आपके मीडिएटर बनेंगे, आपसे आपके लिए हम बात करने का एक प्लेटफॉर्म खोलेंगे, और आइए आप अपनी समस्या आप बताइए, अपनी समस्या आप बताइए, और उसका क्या समाधान हो सकता है वो हम आपको सजेस्ट करते हैं, और अगर आपको वो समाधान उचित लगता है तो फिर आप फाइनल लोक अदालत वाले दिन आकर के अपने मैटर को सुलझा लीजिए। बताइए, अभी आपने एक बात कही थी कि थोड़ा सा आप झुकिए, थोड़ा सा मैं झुकूं, और होता बाकी चीजें सेटल होता हों। है। तो मनीष जी, वास्तव में प्रेम का एक बड़ा सरल सा व्याकरण है जी। कहते हैं ना कि है बड़ा ही सरल प्रेम का व्याकरण। तू मेरी मान ले, मैं तेरी मान लूं, बस इतना ही मानने और की थोड़ी कहानी है। आप ठीक कह रहे कि आप थोड़ी सी आपने हमारी मानी, थोड़ी सी हमने आपकी मानी, और मैटर को हमने जो हमारा रिजॉल्व हो गया। जी, वाकई ये बहुत अच्छी बात है, और तमाम जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, क्योंकि जिस शिद्दत को मैं महसूस कर पा रहा हूँ यहाँ पर अपने स्टूडियो में बैठे हुए ये दोनों मेहमान जिस शिद्दत के साथ में इन बातों को कह रहे हैं, जिस अंतरात्मा की आवाज़ पर वो कह रहे हैं, वाकई वो ऐसा लगता है कि ये लोग हम तमाम लोगों की, जो लोग इन उलझनों में फंसे हुए हैं, इन उलझनों से निकालने की बात कह रहे हैं। बस हमको बाहर निकलना है, हमको इन तक पहुंचना है, और यकीन मानिए जब आप इन तक पहुंचेंगे तो आपकी समस्या का समाधान होगा, बशर्ते आप ये सोच लें कि हमें समस्या का समाधान करवाना है एनी हाउ। और वैसे भी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि शांति का कोई मोल नहीं होता, जिस भी मोल पर यह शांति मिले उसको ले लेना चाहिए। बहुत लंबी व्याख्या है इस एक वाक्य की, लेकिन इस एक वाक्य को हम समझ सकते हैं, जिस भी मोल पर, मतलब ये हुआ कि अगर थोड़ा झुकना पड़े झुक जाइए, कुछ देना पड़े दे दीजिए, कुछ मानना पड़े मान लीजिए, क्योंकि उसकी कॉस्ट पर आपको शांति मिलेगी, जो दिलो दिमाग को मिलेगी, वाकई उसका कोई मोल होता नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और बात एक महत्वपूर्ण एक पक्ष रह गया, चूंकि वक्त अब बहुत कम बच रहा है हमारे पास में, वी कोड्स। ये वी कोड्स टर्मिनोलॉजी क्या है, और ख़ास तौर से जो हमारे चालान होते हैं, आमतौर पर जो हमारी गाड़ियों के, वाहन के जो चालान होते हैं, उन चालानों के निराकरण में ये वी कोड्स कितनी अहम भूमिका निभाती हैं, और क्या वी कोड्स को हम हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुछ चालान का जो ड्यूरेशन होता है तभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं? लोकेश जी। जी मनीष जी, जो वर्चुअल कोड की आप बात कर रहे हैं, ये आपको मैं स्पष्ट कर दूं, एक तो वर्चुअल कोर्ट प्रत्येक जिले में नहीं है, मंडल स्तर पर एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसको प्रिजाइड करते हैं, इसके पीठासीन अधिकारी होते हैं। एज यूजुअल जो कोर्ट्स हैं, रेगुलर जो हम फिजिकल मोड में काम करते हैं, उसी तरह ये वर्चुअल मोड में काम करती है, इसीलिए इसको वर्चुअल मोड कोर्ट का नाम दिया गया। मंडल स्तर पर जितने डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, वो सब में जितनी भी हमारा व्हीकल्स के चालान होते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अंतर्गत, वो सब ऑनलाइन यहाँ ट्रांसफर होते हैं, और ये एक प्रपोज फाइन वहाँ भेजते हैं। अगर कंसर्न पार्टी जो डिफॉल्टर है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वहीं जमा कर दिया जाएगा, और वो ट्रेजरी में चला जाता है, उसका मामला डिस्पोज हो जाता है। एक फिक्स समय अवधि के बाद अगर ये यहाँ नहीं तय हो पाते तो ये संबंधित जिले में ट्रांसफर कर दिया जाते हैं, जिस जिले का मामला होता है। अच्छा, तो फिर वो सीजीएम न्यायालय में आएंगे, सीजीएम न्यायालय के यहाँ उसका क्षेत्राधिकार होता है, फिर वो वहाँ से एज यूजुअल जो प्रक्रिया है, नोटिस जाएगा, समन जाएगा उसके विचारण के लिए, ट्रायल के लिए। तो वो कंसर्न पार्टी, चूँकि इसके बाद फिर ऑनलाइन जमा करने का कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है, एक ही है। फिर वो मैजिस्ट्रेट न्यायालय सरल पैटी स्कीम जो हमारी है उसके तहत एक स्पेशल समन भेजते हैं प्रपोज फाइन करके। अगर उस फाइन को वो ट्रिपलेट कॉपी में समन जाता है, स्पेशल समन होता है, और उसको अगर वो स्वीकार करते हैं तो एक हमने मैडम ने अभी पहले बताया था कि पावर ज्योति अकाउंट एसबीआई की मेन ब्रांच में और किसी भी ब्रांच में, वो नियर बाय ब्रांच में जाए और उस अमाउंट को जमा कर दे, तो वो ऑटोमेटिकली अगले दिन कॉपी कंसर्न कोर्ट में जमा हो जाती है और मामला डिस्पोज हो जाता है। अगर इसके बाद भी नहीं होता तो फिर वो फिजिकली
अगर सिंगल पार्टी है तो उसमें टाइम टेकिंग नहीं होगा। जैसा हम अभी बात परिवार न्यायालय के मामलों की बात कर रहे थे, यहाँ 2 पार्टी है तो वहां प्री ट्रायल की आवश्यकता होती है। इन मामलों में तो सिंगल पार्टी है, डिफॉल्टर है, सीधा कोर्ट में आएगा, कहेगा साहब मैं अपना मामला समझौते मैं करने के लिए तैयार हूँ, फाइन जमा करने के लिए तैयार हूँ, मेरा कम से कम फाइन जमा कर आदेश करेंगे तो मैं लोक अदालत में अपना मामला निपटा लेता हूँ, तो वो मामले निपटाए जा सकते हैं। तो वर्चुअल कोर्ट एक सीमित अवधि तक रहता है, लेकिन प्रत्येक कार्य दिवस में वो काम करता है। ये हमारे श्रोता जो ये सुन रहे हैं कि अगर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चालान आता है तो उसकी एक सीमित अवधि है, यानी कि अगर आज आपको चालान मिला तो शायद 30 दिन या 90 दिन का 90 दिन का समय होता है। 90 दिन के अंदर अगर आप वी कोर्ट्स की सहायता से आप प्रत्येक कार्य दिवस पर, ये भी ध्यान रखने चाहिए, कार्य दिवस पे ही वो एक्टिव रहेगा। ऐसा नहीं कि रात के 12 बजे आप खोलें और आप सोचे रात के 12 बजे चलेगा, ऐसा नहीं होगा। जो ऑफिशियल टाइम है कार्य दिवस की, उस पर आप जब लॉग इन करेंगे या उस पर जब आप जाएंगे, अपनी गाड़ी का नंबर डालेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वहां पर जाके आप अपना चालान अपना भर सकते हैं और उसका आपका सबमिट सक्सेसफुली, यानी कि वो चीज़ आपकी डिस्पोज ऑफ आपका हो गया। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको फिजिकली, क्योंकि वो फिर केस चला जाएगा फिजिकली संबंधित जो भी आपका क्षेत्र होगा वहाँ पे न्यायालय में चला जाएगा और फिर आपको वहाँ पेश होकर वही काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो जुड़ नहीं पाए हैं वी कोर्ट से, हम ये मान के चले। मैम, आप कुछ इस बारे में कुछ जोड़ना चाहेंगी कुछ चीज़ों को? जब फिजिकली हमारी संबंधित न्यायालय में जब ये चालान आ जाते हैं तो वहाँ पर ये, अब जो मैंने इसके पहले बात बताई थी आपको कि सरल पेटी ऑफेंस फाइन डिपॉजिटेड स्कीम एक है हमारी, इसमें हमारी कोर्ट्स क्या करती हैं कि वो इस सरल पेटी ऑफेंस डिपॉजिशन स्कीम के तहत भी लोगों को समन नोटिस जारी करती है। अगर वो उस समन नोटिस में जो एक अमाउंट प्रपोज कर रखा है कोर्ट ने कि भाई आप पर इतना फाइन है और हमारा एक SBI में ये पावर ज्योति अकाउंट है, उसमें आप अपना ये जुर्माना धनराशि जो है आप जमा करके आप रसीद हमारे यहाँ प्रस्तुत कर दें और अपना चालान डिस्पोज ऑफ करा लें, तो ऐसी स्थिति में भी वो जो डिफॉल्टर हैं या वो जो एक वादकारी है वो अपने जो घर के नियर बाई जहाँ कहीं भी उनकी SBI की कोई ब्रांच है तो वो उस अकाउंट नंबर, वो जब जाएंगे उस SBI की ब्रांच में तो बस उन्हें ये बताना होगा कि हमें पावर ज्योति अकाउंट में हमारे ये जुर्माने की धनराशि है जिसे हमें जमा करनी है। यहाँ पर आवश्यकता, वादकारी जो है उसको अकाउंट नंबर पता है कि नहीं पता है, उसको आवश्यकता नहीं है। बैंक को पता है कि कोर्ट ने हमारे यहाँ ये पावर ज्योति अकाउंट खोल रखा है और अगर किसी ने उनको कोर्ट का समन दिखाया कि भाई इसको ये समन मिला हुआ है, ये उस पे जुर्माने की धनराशि भी लिखी हुई है, तो बैंक उसका उस अमाउंट को उस अकाउंट में सबमिट करा लेंगी, उसे वो रसीद दे देंगी और वो वादकारी उस न्यायालय में आकर के अपनी वो रसीद दे करके अपने मामले को डिस्पोज करा लेगा। कभी कभी लगता है कि चीज़ें कितनी सरल होती हैं, हम समझना नहीं चाहते हैं। हम हमेशा एक लकीर का फिक्र नहीं, अरे भाई साहब बहुत मुश्किल है, भाई साहब बहुत मुश्किल है, अदालत की प्रक्रिया इतनी दुर्गम है, अरे भैया कौन जाएगा, अरे भैया सुबह, मतलब जो आप लोग बता रहे हो मुझे, तो मुझे लगता है कि बस आपको एक बार समझने की जरूरत है, आपका काम तुरंत का तुरंत हो रहा है। इसीलिए मनीष जी, जो हमारे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में चलने वाले जो कार्यक्रम है लोक अदालत है, इसका एक बड़ा अच्छा स्लोगन है जी, न्याय चला निर्धन से मिलने। न्याय चला निर्धन, प्रत्येक डोर तक। हाँ, न्याय चला। अब ये मंशा हो गई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी, सरकारें भी चाहती हैं कि न्याय डोर डोर तक जाए, उनका अधिकार है। वाकई। चलिए, अब चूंकि कार्यक्रम ये खत्म हो रहा है तो एक एक आपसे जो आप आग्रह करना चाहते हो, सबसे पहले लवली मैम, आप जो हमारे लोग सुन रहे हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं इस लोक अदालत को लेकर, और एक बार लोकेश जी आप पहले लवली। मैं आप वॉइस ऑफ कन्नौज के माध्यम से आप सभी जो जनपद वासी हैं हमारे, जो भी किसी भी मामले के वादकारी हैं, मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगी कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर शीघ्र, सुलभ व सस्ता न्याय पाएं, न्याय शुल्क वापस पाकर आपसी भाईचारे से अंतिम निर्णय अपने मामले में आप पा जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लोकेश सर, आप क्या कहना चाहेंगे तमाम जो श्रोतागण हैं? मनीष जी, मैं आपके इस प्लेटफॉर्म वॉइस ऑफ कन्नौज के माध्यम से इस जनपद वासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर वे इस जनपद की तरक्की चाहते हैं तो अपने मानसिक सुकून पाने का प्रयास करें। अगर उनके द्वारा कोई लंबित मामले या उनके खिलाफ लंबित मामले हैं, मैं समझता हूं कि जितने भी मामले होते हैं अपने कुछ चिर परिचितों के मध्य होते हैं, कोई 10,000 किलोमीटर से आकर कोई मुकदमा नहीं करता है, सब जान पहचान के होते हैं। पहले व्यवहार होता है, फिर उसमें कड़वाहट आ जाती है। तो प्रयास करें इस लोक अदालत का फायदा उठाकर कि वो अपने मामलों को अगर नहीं समझ सकते तो हम लोग की सेवाएं लें और आए और प्रयास करते हुए इन मामलों को
जिसका भी जो मामला है, कम से कम न्यायालय आकर वो पता कर ले क्या समझौता हो सकता है उसके मामले में, प्रयास करके निपटाएं और सुकून की जिंदगी जिए। वाकई बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हमारे ख़ास मेहमानों का, क्योंकि आप यहाँ पर आए और आपके साथ जो बातचीत करते हुए जो जिस शिद्दत को मैंने महसूस किया है उसको मैं अपने श्रोताओं तक ज़रूर पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी पुरजोर गुजारिश, इतना विनम्र विनती तो आपके घर में आपके रिश्तेदार नहीं करते होंगे कि भैया अपने जीवन को आप सुकून और शांति से जिए, जितनी कोशिश के साथ में आप दोनों लोग यहाँ पर लोगों से कर रहे हैं। तो इन कोशिशों को तभी कह सकते हैं कि मंजिल मिलेगी जब आप अपने तमाम जो आपके मामले हैं उनको आप ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से सुलझाएंगे और सुकून की ज़िंदगी जिएंगे। एक बार फिर से आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ कन्नौज स्टूडियो आने के लिए। धन्यवाद मनीष जी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त, लेकिन मैं ऐसे नहीं जा रहा हूँ आपको छोड़कर जा रहा हूँ इस गीत के साथ। कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर, आवाज़ दिल की, कन्नौज का पहला और आपका अपना रेडियो स्टेशन। नमस्कार। दिल ने पुकारा है और दिल से पुकारा है, दोस्ती के सफर में यारों की है खोज, खुशबुओं का शहर है और खुशबू सी खबर है, मिलके चले हैं जैसे गंगा की मौज। 90.4 ये है वॉइस ऑफ कन्नौज, 90.4 ये है वॉइस ऑफ कन्नौज। 90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की।